हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, अभी आज के वीडियो में हम लोग एनपीओ चैप्टर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे इसकी पोस्टिंग करते हैं और इसमें कौन से एडजस्टमेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आप इसको डिफिकल्ट सोच के, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा हो कई बार छोड़ ही देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो मतलब उनको समझता ही नहीं कि इसमें से कुछ मार्क्स मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, आपको इसमें से आराम से 12 मार्क्स में से कोई भी बच्चा 8 मार्क्स तो कोई भी ला देगा। यदि आप थोड़ा सा ध्यान कर लगाओगे तो आपको 8 नहीं, यहाँ पर 10 मार्क्स मिल जाएगा, और आप एफर्ट डाल के पढ़ लिए तो आपको 12 में से 12 भी मिल जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें डिफिकल्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 एडजस्टमेंट डिफिकल्ट होते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट के चैप्टर समझता नहीं। क्यों नहीं समझता? क्योंकि उनको जितने भी आइटम इसके अंदर आते हैं वो ऐसे आइटम आते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सुने ही नहीं रहते हैं। मैं आपको स्टूडेंट एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे आप इसको मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 में मिलता है, एनपीओ रहेगा। इसके लिए टोटल मार्क्स जो रहेंगे, टोटल मार्क्स होते हैं इसके 12 मार्क्स होते हैं। और इसके अंदर जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम मतलब आपको सॉल्व करने के लिए जो एग्जाम में आपको टाइम मिलता है वो 24 मिनट का मिलता है। बट मेरा बात मानना तो स्टूडेंट, आपको अपना टाइम सेव करना, किसी अदर क्वेश्चन से सेव करना, और यहाँ पर आप 30 मिनट्स दे देना, क्योंकि ये हो सकता है आपको नए चीजें आएंगे तो डिफिकल्ट लग सकता है। तो आप अपना टाइम अदर किसी में, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप अपना टाइम बचाओ, या डेथ ऑफ पार्टनर में टाइम बचाओ, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टाइम बचाओ। जहां जहां पर भी आपके टाइम बच जाते हैं, हर एक क्वेश्चन में भी 1-1, 2-2 मिनट बचाओगे, तो आपको जो ये 12 मार्क्स आप एकदम ही छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो, वो करने का आपके पास सोल्यूशन नहीं रहेगा। आप मतलब उसको करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर 12 मार्क्स में से 12 मार्क्स भी ला सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा, तो कैलकुलेशन करके प्रॉपर आप मार्क्स ला सकते हो। अभी यहाँ पर आपको 12 मार्क्स कैसे मिलते हैं, तो 12 मार्क्स जो रहता है 2 पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें से आपके 6 मार्क्स पोस्टिंग के हैं। 6 मार्क्स में से आपको कम करना है तो आप इसको 5 मार्क्स पोस्टिंग का रख लो, इसलिए कि आप बोलोगे कि सर टैली का 2 मार्क्स होता है, बट एक्चुअली में टैली का अलग से मार्क्स नहीं होता। टैली का मार्क्स तभी होता है जब एकदम राइट आप टैली करते हो। यदि आपने एक एडजस्टमेंट रॉन्ग कर दिया तो कितना भी टैली करो, आपको उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलते यहाँ पर। बाकी के 6 मार्क्स आपके यहाँ पर एडजस्टमेंट के होते हैं। और इस एडजस्टमेंट के अंदर एक एडजस्टमेंट डिफिकल्ट होता है जो 2 मार्क्स का होता है। बाकी के 4 एडजस्टमेंट ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको बहुत ही सिंपल है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में भी जैसे एडजस्टमेंट पढ़े हो, ऐसे एडजस्टमेंट रहते हैं जो कि आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़े हो। मतलब बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट रहते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, बट उसको सॉल्व करने के लिए कुछ आपको एनपीओ के ट्रिक यूज करने पड़ते हैं उसके अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ट्रिक यूज करना पड़ता है। अभी इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इसे नोट डाउन कर लो। आप लोग भी नोट डाउन कर लो बच्चे, काम की चीज है। अभी स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा और उससे आपको आंसर में कैसे बनाना है और किस तरीके से आप पोस्टिंग कर सीख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ चीजें एक बार बता देता हूँ वापस से। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें दिया रहेगा। एक आपको क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, एंड साथ में और क्या देगा, एडजस्टमेंट देगा। और मालूम है कभी कभी और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होता है लोगों ने, तो इसके साथ में एक और चीज दे देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। यदि ओल्ड बैलेंस शीट दिया तो देखकर ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नया आइटम नहीं रहेगा, ये बैलेंस शीट में से आइटम को उठाने का, नए वाले बैलेंस शीट में डाल देने का, ठीक है। सिर्फ उसको मैच कर लेने का। इसमें कुछ पेमेंट का रहेगा तो इसको कैसे हम लोग को ट्रांसफर करना वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसको लेके टेंशन मत लेना। यदि ये आ भी गया तो फिलहाल अभी आजकल आता नहीं है, मोस्टली ये 2 चीजें दिया रहता है। और आपके आंसर में क्या क्या चीजें बनाना पड़ता है, एक हम लोग को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और दूसरा हम लोग को क्या बनाना पड़ता है यहाँ पर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आया तो भी बैलेंस शीट है। हाँ, एक ओल्ड बैलेंस शीट है तो भी ये बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। कभी कभी ये ओल्ड बैलेंस शीट दिया नहीं रहता, बट हमारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है, बनाना पड़ता है। वो कब करने का, जब आपको कैपिटल फंड सम में नहीं दिया रहेगा ना, तो एक वर्किंग नोट के तौर पे ओल्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, अदरवाइज नहीं बनाने का, ठीक है।
तो वर्किंग नोट के तौर पे कभी कभी बनाना पड़ता है, इसको आप लोग सीरियस लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि मुझे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट आपको कभी कभी बनाना पड़ता है, ओल्ड बैलेंस शीट आपको क्या करना रहता है, कभी कभी बनाना होता है। जस्ट एक मिनट, अभी यहाँ पे देखो, अभी हम लोग को दूसरा ओल्ड बैलेंस शीट बनाना रहता है, ठीक है। बट वो कभी कभी जब कैपिटल फंड आपको नहीं दिया रहेगा तो मोस्टली आपको सब में कैपिटल फंड आप लोग को दिया ही रहेगा। अभी इसको बनाने का मैं पोस्टिंग का पहले शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, फिर आपको एडजस्टमेंट के ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैसे आपको दिया रहेगा सम में। अभी देखो यहाँ पर आपको मान लेते कि हमारा दिया हुआ है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है आपको पता है? ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो रहता है ये हमारा रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। रिसिप्ट में डेबिट साइड में रिसिप्ट रहता है और क्रेडिट साइड में क्या रहेगा? पेमेंट, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट साइड में लिखने का, क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये हम लोग को कहां पे? क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। किसके अंदर दिया रहेगा? क्वेश्चन के अंदर। अभी यहां पर ना एक यहाँ पर कैश बैंक का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिया रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया रहेगा। यहां पर कैश भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है। ऐसे ही कि यहां पर दिया रहेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहां पर कैश दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा? बैंक दिया रहेगा, और ये टोटल रहेगा। और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे आइटम दिए रहेंगे और इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम दिए रहेंगे। मतलब जो चीजें हम लोगों ने कैश में पेमेंट किए रहेंगे ना, जिसके लिए हम लोगों ने कैश में पेमेंट किए रहेंगे इसके अंदर दिया रहेगा, और जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किए रहेंगे पेमेंट, जिसके जहां से हम लोगों ने कैश रिसीव किए रहेंगे यहाँ पर दिया रहेगा। और इसके बाद हम लोग को क्या दिया रहेगा? एडजस्टमेंट दिया रहेगा। अभी इसके बेस पे हम लोग को दो चीजें बनाना रहता है। मतलब पोस्टिंग की बात पहले कर रहा हूं। पोस्टिंग करने के लिए मतलब हम लोग को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक हम लोग को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा हम लोग को एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आ जाओ, ठीक है। यहां पर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज होता है और ये असेट्स होता है। और आपको ये बैलेंस शीट ऑलरेडी पहले से आप लोग जानते हो, ठीक है। ये बैलेंस शीट हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी देखा, इसके अंदर क्या आइटम आते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी देखा, डेथ ऑफ पार्टनरशिप में, मतलब हर एक चैप्टर में बैलेंस शीट ऑलरेडी हमने देखा कि क्या क्या आइटम आते हैं। यहां पर हमारा इस साइड में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड में आपका क्या आता है? इनकम आता है। अभी मेन यहां पर याद करने वाली चीज क्या है बच्चा? इसको देखकर इसके दोनों के अंदर पोस्टिंग करना रहता है, जिससे अपने को 5 से 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये आपको दिया रहेगा, इसमें से उठा के आइटम ये सब के अंदर लिखना रहेगा, जिससे हम लोग को 5 से 6 मार्क्स पोस्टिंग का मिलने वाला है। तो कैसे पोस्टिंग करने का? ये जो रिसिप्ट साइड है ना, ये रिसिप्ट साइड के अंदर 90% आइटम इनकम होता है। 90% आइटम क्या होता है? मतलब इसका जो डेबिट में रहता है ना, वो यहां पर कहां पे आता है? क्रेडिट में। इनकम है ना, यहां पर आएगा। तो इसके अंदर जो भी आइटम दिया रहेगा उसको उठा के इसके अंदर लिख देने का। सिर्फ 10% आइटम नहीं रहता है, 10% आइटम इसके अंदर नहीं रह जाता है। और ये जो कैश बैंक है कैंसिल कर देते हैं, इसको कहीं पर भी नहीं लिखना रहता है। ये ओपनिंग कैश बैंक हमेशा क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है एनपीओ में। हाँ, इसके अंदर का 90% आइटम को कहां पे लिखने का है? इनकम में। 10% आइटम कहां पे जाएगा? लायबिलिटीज में। 10% आइटम कहां पे जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। 10% आइटम लायबिलिटीज में जाएगा यहाँ पर। तो अभी आपको वो 10% आइटम सिर्फ याद रहना चाहिए कि 10% आइटम क्या होता है जो लायबिलिटीज में जाता है। तो 10% आइटम इसके अंदर से क्या जाता है? 10% लायबिलिटीज के आइटम कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर बैंक लोन हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं यदि दिया रहा तो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मोस्टली इसके अंदर नहीं देगा, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन दिया रहेगा कि मतलब स्पेसिफिक डोनेशन,
जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया, ठीक है, डोनेशन फॉर असेट्स हो गया, किसी डोनेशन फॉर ऐसा कुछ आइटम दिया रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। या फिर हम लोग का कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड, ये सब आइटम लाइबिलिटीज के आइटम है, मतलब जो लाइबिलिटीज हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं। तो इसके अंदर के 10% आइटम, ये सब आइटम को याद कर लो। इसके अलावा कुछ बचा हुआ कुछ भी दिखा, कोई भी आइटम, सबको उठा के कहां पे लिखने का, इनकम में। फिर ये सब आइटम कहां पे लिखने के, लाइबिलिटीज के अंदर लिखने के। ये सब आइटम कहां पे लिख देने का, लाइबिलिटीज में। मतलब रिसिप्ट साइड के 90% आइटम कहां पे आएंगे, इनकम में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी के जो 10% रहेंगे वो कहां पे आ जाएंगे, लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज के आइटम ऑलरेडी मुझे पता कि ये सब है। ऐसे ही पेमेंट साइड के 90% आइटम जो रहेंगे, 90% आइटम ये हमारे एक्सपेंडिचर में जाएंगे। कहां पे जाएंगे, पेमेंट के 90% आइटम को हम लोग कहां पे लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में। ये हमारा पेमेंट साइड है। इसके अंदर के 90% ये आइटम याद करने की जरूरत नहीं है। जो बचे हुए 10% रहेंगे ना, वो याद कर लेने का। 10% में असेट्स होंगे, 10% क्या रहेंगे, असेट्स रहेंगे। 10% क्या रहेंगे, असेट्स रहेंगे। अभी असेट्स में क्या क्या रहेगा, यहां पर 10% असेट्स में क्या क्या रह सकता है, यहां पर बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, हाँ ये सब रहते हैं जो आपको ऑलरेडी पता, ठीक है। तो मैं ऐसे एसेट्स बताता हूं जो नया या पहली बार आएगा, ठीक है। तो ये सब कौन से एसेट्स हो सकते हैं, जैसे यहां पर हम लोग का बुक हो गया, डिपॉजिट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया। ये सब आइटम याद कर लेने के। 10% आप आइटम को उठा के कहां पे, असेट्स में लिखने का। इसके अलावा बचा हुआ जो कुछ भी रहेगा सब इसके पेमेंट साइड के कहां पे आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पोस्टिंग कैसे होता है, इसके आइटम यहां पर आते हैं और इसके आइटम यहां पर आते हैं, ठीक है। सिर्फ वो 10% आइटम को छोड़ के 10% आइटम ये याद कर लेने के। ये सब आइटम असेट्स में जाएगा और इसके यहां पर आ जाएंगे। और यहां पर ये जो कैश बैंक बचा हुआ रहेगा ना, एक कैश बैंक को कहां पे लिखेंगे, असेट्स में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, असेट्स में। एक ट्रिक यूज करने का, पोस्टिंग आपको 110% राइट ही जाएगा, ठीक है। इतना करने का पोस्टिंग के लिए एक बार ये आइटम को लिख लो, ठीक है। उसके बाद मैं एडजस्टमेंट को बताता हूँ कि कौन कौन से एडजस्टमेंट आएंगे। फिर एक सम लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा इसका। अभी पहले इसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने पोस्टिंग के ट्रिक देखे कैसे पोस्टिंग करना है, इसको बाद में सम में हम लोग इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जो बार बार आते हैं, जैसे एडजस्टमेंट को हम लोग सीख लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। सबसे पहले हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट की बात करते हैं जो स्पेसिफिक एनपीओ चैप्टर में यूज होने वाले हैं। मतलब ये एनपीओ चैप्टर के लिए ही होते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है, जहां पर थोड़ा चेंजेस, बाकी एडजस्टमेंट तो हम लोग को आते रहते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ना, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। इसको मैं आप लोग को प्रेजेंट करने के लिए ऐसा बता देता हूं। आउटस्टैंडिंग खर्चे दो हो सकते हैं, एक करंट ईयर का हो सकता है, एक प्रीवियस ईयर्स का हो सकता है, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दो हो सकते हैं। ये सिर्फ एनपीओ चैप्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि एनपीओ चैप्टर में ऐसा देता है, पिछले साल का भी देता है, करंट ईयर का भी देता है और नेक्स्ट ईयर की भी चीजें देती है, ठीक है। तो एनपीओ चैप्टर के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दो हो सकता है, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर का हो सकता है, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर। प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर वाला, ठीक है। यदि लास्ट ईयर का रहेगा तो लास्ट ईयर के आइटम के लिए मैं आप लोग एक नोट्स में लिख लेना है, यहाँ पर लास्ट ईयर का सिर्फ वन इफेक्ट होता है। कितना इफेक्ट होता है, इसका सिर्फ एक इफेक्ट होता है। लास्ट ईयर वाले का कितना इफेक्ट होता है, एक होता है। और करंट ईयर वाले का कितना इफेक्ट होता है, टू इफेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी चीज है, ठीक है, चाहिए तो मैं आपको इसको और भी सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखता हूं कि आप लोग को याद रहे हमेशा। दो आइटम को लिख लो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, चाहे कौन सा, चाहे वो इनकम रहे या फिर एक्सपेंस रहे, एक कोई भी चीज रहेगा, इसके लिए करंट ईयर के लिए टू इफेक्ट रहेगा। करंट ईयर के लिए कितना इफेक्ट रहेगा, करंट ईयर वाले आइटम का दो इफेक्ट देंगे हम लोग,
और प्रीवियस ईयर वाले का 1 इफेक्ट। सिर्फ कितने इफेक्ट रहेंगे? ये हमारा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। किसका? अभी जैसे कैसे, यहां पर सबसे पहले मैं आपको आउटस्टैंडिंग की बात करता हूं। ये हमारा एडजस्टमेंट है, ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट है और ये हमारा क्या है? सेकेंड इफेक्ट है। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये प्रीवियस ईयर्स के, कौन सी ईयर के है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर्स का मतलब जिसको नहीं समझता मैं उसको बता दूं, लास्ट ईयर होता है, ठीक है। इसका सिर्फ एक इफेक्ट देने का, इसका सिर्फ कितना इफेक्ट देने का? एक इफेक्ट देने का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जो रहता है प्रीवियस ईयर्स का, उसके कितने इफेक्ट देने का? एक इफेक्ट देने का। इसको लेस करने का, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में से क्या कर देंगे हम लोग? लेस कर देंगे, ठीक है। यदि हम लोग को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का दिया, किसका दिया है? करंट ईयर का दिया, तो इसके कितने इफेक्ट होते हैं? इसके प्रीवियस ईयर वाले के कितने इफेक्ट थे? 1 इफेक्ट। नो इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। कौन सा? लास्ट ईयर वाले का। करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट। करंट ईयर वाले में आपको टेंशन ही नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वही एडजस्टमेंट है जो आपको फाइनल अकाउंट में था, ठीक है। फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग क्या होता था? एक इफेक्ट होता था ऐड इन एक्सपेंसेस। ऐड इन एक्सपेंसेस दूसरा कहां पे जाता था? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां पे आता था? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। मतलब यदि आपको कंफ्यूजन होना है तो सिर्फ इससे होना चाहिए। यदि आपको सम में ए वाला एडजस्टमेंट आया तो वो एनपीओ चैप्टर, इसलिए नहीं डर जाना चाहिए कि एनपीओ चैप्टर है। ए वाले एडजस्टमेंट तो हम लोग को पहले से आते थे। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है तो सैलरी में ऐड कर दो और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दो। यदि आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर्स का बोल रहा है, वो एक्सपेंस में से क्या कर देने का? लेस कर देने का। दूसरा इफेक्ट के बारे में सोचने का ही नहीं। दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। किसका है? आउटस्टैंडिंग। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा उसके लिए सेम एडजस्टमेंट फॉलो करने का, सेम का सेम, ठीक है। स्टार मार्क करके इसे नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग दूसरे एक्सपेंस की बात करते हैं। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम की बात कर लेते, पहले एक्सपेंस की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीवियस ईयर्स का सिर्फ एक इफेक्ट लेस फ्रॉम एक्सपेंस में से कर देने का, दूसरा इफेक्ट ऐड इन एक्सपेंस करने का, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में यदि करंट ईयर का दिया तो। ये देखो यहां पर जैसे हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात किया, ठीक है, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए भी सेम रूल होता है, बट यहाँ पर इफेक्ट अलग साइड में आता है, ठीक है। इसमें हम लोग को इनकम की बात इसलिए करना पड़ेगा कि एक दो एडजस्टमेंट हम लोग को इनकम के ऊपर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यदि आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए भी सेम एडजस्टमेंट का रूल रहता है। ये हमारा एडजस्टमेंट यहां पर रहेगा और फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट। अभी यहां पर यदि आउटस्टैंडिंग इनकम आपका है, आउटस्टैंडिंग इनकम ये प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर का है। दूसरा हो सकता है आउटस्टैंडिंग इनकम करंट ईयर का है। तो लास्ट ईयर वाले का कितना इफेक्ट होगा? 1 इफेक्ट है। करंट ईयर वाले का कितना इफेक्ट है? 2 इफेक्ट। यदि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो इसको जाके सिर्फ यहां पर जाके हम लोग यहां पर लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम इनकम। यहां पर नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और यदि यहां पर आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा करंट ईयर का है, तो एक तो ये तो हमारा करंट ईयर वाले का सेम है, ऐड इन। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। ऐड इन इनकम, इनकम में ऐड कर देंगे
और दूसरा हम लोग का कहां पर आ जाएगा, मिलने वाला है तो बैलेंस शीट के कहां पे आएगा, असेट साइड में। इनकम मिलने वाला तो बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा। चलो इससे जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा। नहीं रुको, मैं बाजू में यूज करके इसका भी सिखा देता हूं, प्रीपेड का। ऐसे जैसे आउटस्टैंडिंग है ऐसे चाहिए आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, दोनों के लिए सेम रूल रहेगा। करंट ईयर का 1 इफेक्ट और करंट ईयर के 2 इफेक्ट और प्रीवियस ईयर के कितने इफेक्ट रहेंगे, 1 इफेक्ट रहेंगे। यदि हम लोग बात करते हैं यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब खर्चे को हम लोगों ने ज्यादा देके रखा है। तो यदि हमारा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम लोगों ने खर्चे को ज्यादा देके रखा है। तो फर्स्ट ये मान लो हमारा प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का है, फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट। तो प्रीवियस ईयर का तो पहली बात कितना इफेक्ट आएगा, सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। प्रीपेड है तो यहां पर जाके एक ऐड हो जाएगा, ऐड इन एक्सपेंसेस में जाके ऐड कर देने का। यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यदि हम लोग का आउटस्टैंडिंग सॉरी यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस यदि हमारा करंट ईयर का है तो 2 इफेक्ट आएगा। एक क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने प्रीपेड देके रखा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट असेट साइड सेम एज इट इज हमारा। यदि प्रीपेड इनकम है, क्या है, प्रीपेड इनकम है, फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट। अब यहां पर प्रीपेड इनकम यदि हमारा प्रीपेड इनकम लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, चलो ठीक है। हम लोग का प्रीपेड इनकम कब का है, प्रीवियस ईयर्स का है, पिछले साल का है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड इन इनकम, और यहां पर क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट, मतलब दूसरा इफेक्ट होगा ही नहीं। लेकिन वही प्रीपेड इनकम यदि हमारा करंट ईयर का, प्रीपेड इनकम कब का है, तो एक तो लेस हो जाएगा करंट ईयर वाले के लिए, तो रूल वही हो जाएगा, लेस फ्रॉम इनकम में से लेस हो जाएगा। दूसरा हमने प्रीपेड इनकम ज्यादा देके इनकम हमने ज्यादा लेके रखा है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसे कॉपी करो, 3 एडजस्टमेंट और है वो लिखते हैं, फिर एडजस्टमेंट का खत्म, फिर प्रैक्टिकल सम हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे जल्दी से नोट डाउन करो। तो ये सब एडजस्टमेंट जो रहते हैं वो एनपीओ सब्जेक्ट, एनपीओ चैप्टर से रिलेटेड स्पेसिफिक रहते हैं। अभी कुछ ऐसे कॉमन एडजस्टमेंट है जो आपको, जिसके ज्यादा मगजमारी नहीं, इसमें से भी जो ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रहता है ना, इसमें जब आपको 2 साल का दिया रहेगा तो ये प्रॉब्लम होगा। सिंगल ईयर का दिया रहेगा, बेसिकली ये हो गया, याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ठीक है। ये तो एक ही रहता है, मतलब नॉर्मल वाले हमारे हैं। अभी इसके अलावा कौन से एडजस्टमेंट आता है, जैसे कैपिटलाइजेशन करने के लिए बोल सकता कोई भी चीजें को, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस या कोई भी आइटम हो सकता है, ठीक है। यदि आपको कैपिटलाइज वर्ड बोला, कैपिटलाइजेशन वर्ड ये आता है, ऐसे एडजस्टमेंट आते हैं कैपिटलाइजेशन करने वाले। कोई भी आपको यहां पर एंट्रेंस फीस मैंने लिखा, कोई जरूरी नहीं वो एंट्रेंस फीस बोले, हो सकता है आपको कोई और भी आइटम बोल देगा कैपिटलाइजेशन करने के लिए। तो जब कैपिटलाइजेशन बोला, जिस आइटम को बोला उसमें से लेस करने का, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे एंट्रेंस फीस बोल दिया, एंट्रेंस फीस में से क्या कर देने का, लेस कर देने का। और कैपिटलाइजेशन बोलाना है, जाकर ऐड कर देने का, ऐड इन कैपिटल फंड, ऐड इन कैपिटल फंड में जाके क्या कर देने का, ऐड कर देने का। दूसरा
डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम असेट्स, असेट्स में से लेस कर देने का, और दूसरा एक्सपेंडिचर में जाके लिख देने का, दूसरा एक्सपेंडिचर में लिख देने का, ठीक है। थर्ड इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइजेशन हो गया, कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट फीस कराऊं, कुछ भी हो सकता है, बाकी मैं उधर पे लिख के दिया हूं, ठीक है। वापस एक बार लिख देता हूं, नॉर्मल वाला रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला रहेगा तो ऐड इन एक्सपेंसेस कर देना, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिख देना। ये ऑलरेडी उधर पे मैंने एक्सप्लेन किया इससे पहले, ठीक है। ऐसे ही यदि प्रीपेड एक्सपेंस दिया रहेगा तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस कर देना, दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख देना। ये सब कॉमन एडजस्टमेंट है, मतलब एक ही इफेक्ट वाले हैं, ठीक है। मतलब दो इफेक्ट इसके कॉमन आते हैं, सिर्फ इससे पहले जो बताया था ना वही आपको थोड़ा अलग हो सकता है यहाँ पर। ये कंपलसरी देना रहता है सेकंड। हाँ, सेकेंड इसमें दो इफेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब करंट ईयर के, ये सब किसके रहते हैं, करंट ईयर के रहते हैं, ये सब कुछ करंट ईयर के, ठीक है। सिर्फ प्रीपेड वाले जो लास्ट ईयर वाले रहेंगे उनको सिर्फ वन इफेक्ट होता है यहाँ पर। प्रीपेड इनकम रहेगा तो इनकम में से लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम इनकम। दूसरा हम लोग को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा, ऐड इन इनकम हो जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। इससे जल्दी से कॉपी कर लो। अभी हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं, जो बोर्ड में आए हुए सम है, ऐसे 2-3 सम सॉल्व कर लेते हैं इसके। विमलेश सर किधर गए यार उनके।